हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समझाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में। रसायन विज्ञान के पेपर में पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाइए। या फिर रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें हम एक एक करके सारी जानकारी आपको देंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता। रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणु भाग लेते हैं उनकी कुल संख्या को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 gives 2HCl। यहाँ देखिए H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस का एक अणु है और Cl2 क्या है? क्लोरीन गैस का एक अणु है। और ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु बनाते हैं। तो ये दोनों अभिकारक हैं और ये क्या? उत्पाद है। तो हमें अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि एक अणु हाइड्रोजन गैस और एक अणु क्लोरीन गैस इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 2 हो गई। ओके, इसी प्रकार देखिए N2 + 3H2 gives 2NH3। नाइट्रोजन गैस का एक अणु और हाइड्रोजन गैस के 3 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? 2 अणु अमोनिया का निर्माण करते हैं। ओके, इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 अणु क्या हाइड्रोजन गैस के हैं और एक अणु नाइट्रोजन गैस का। इस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ओके, तो आणविकता इस अभिक्रिया की कितनी? 4 हो गई। तो आइए अब समझते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब देखिए, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक अणुओं की संख्या से मतलब नहीं है, केवल अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण है एथिल एसीटेट है, ये CH3COO2H5 एथिल एसीटेट का एक अणु है और एक अणु जल। ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है एसीटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल। यहाँ से देखिए C2H5 विस्थापित होगा एक हाइड्रोजन द्वारा। यहाँ से हाइड्रोजन C2H5 को हटा करके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। ओके, और C2H5 यहाँ बचेगा OH तो क्या बन जाएगा? C2H5OH। तो यानी जब एथिल एसीटेट का एक अणु और जल का एक अणु ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? एसीटिक अम्ल बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। ओके, तो अब इस अभिक्रिया में जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सांद्रण किसका परिवर्तित होता है? एथिल एसीटेट का। तो देखिए इस अभिक्रिया की कोटि 1 है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एथिल एसीटेट अणु का ही सांद्रण परिवर्तित होता है, जबकि जल का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है। इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन केवल एथिल एसीटेट के सांद्रण में परिवर्तन होता है। सांद्रता केवल एथिल एसीटेट की ही परिवर्तित हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? 1 है। और जबकि आणविकता कितनी है? 2 है। अगर इस अभिक्रिया की आणविकता पूछी जाए तो आणविकता कितनी है? 2 है,
क्योंकि एक अणु एथिल एसीटेट का है और एक अणु जल, दो अणु भाग ले रहे हैं। लेकिन अगर कोटि पूछी जाए तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? एक है। क्यों? क्योंकि जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, ये अक्सर पूछी जाती है कि इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? एक है और आणविकता 2 है। इसी प्रकार देखिए अगला उदाहरण है H2Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक अणु हाइड्रोजन और एक अणु क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? 2 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, 2 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब इस अभिक्रिया की कोटि शून्य है क्योंकि अभिकारक के किसी भी अणु की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ना तो हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन होता है और ना ही क्लोरीन की सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या रहेगी? शून्य रहेगी। और जबकि आणविकता क्या है? 2 है। इस अभिक्रिया की अगर आणविकता पूछी जाए तो इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है क्योंकि एक अणु हाइड्रोजन और एक अणु क्लोरीन इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। लेकिन अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो हाइड्रोजन की सांद्रता में कोई परिवर्तन होता है और ना ही क्लोरीन की सांद्रता में कोई परिवर्तन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? शून्य है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा H2 + Cl2 gives 2HCl, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है और आणविकता इसकी क्या है? 2 है। इसी प्रकार देखिए और भी उदाहरण है C12H22O11 + H2O, ये क्या है? सुक्रोस है। जब सुक्रोस का जल अपघटन करते हैं तो एक अणु ग्लूकोज प्राप्त होता है और एक अणु फ्रक्टोज प्राप्त होता है। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के ही अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। तो अगर इस अभिक्रिया की कोटि पूछी जाए तो इस अभिक्रिया में भी जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल अभिक्रिया के फलस्वरूप सुक्रोज का सांद्रण परिवर्तित होता है, इसलिए इस अभिक्रिया की भी कोटि 1 है और आणविकता 2 है। ओके, सिमिलरली CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट और प्लस H2O, जब मेथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं तो एक अणु क्या बनता है? एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ से CH3 हट जाएगा, एक H जुड़ेगा तो बन जाएगा एसिटिक अम्ल और CH3 यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ बचेगा OH तो बनाएगा मेथिल अल्कोहल। ओके, तो इस अभिक्रिया में भी जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल मेथिल एसीटेट का ही सांद्रण अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित होता है, इसलिए इस अभिक्रिया की भी कोटि 1 है और आणविकता 2 है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अगर अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा पूछी जाती है तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा क्या है? अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखेंगे? अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ओके, और ये आपको एग्जाम्पल याद रखना। ये एग्जाम्पल उसमें भी पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछे जाते हैं कि इस अभिक्रिया की आणविकता और कोटि बताइए। तो अगर ये अभिक्रिया जैसे सुक्रोज का जल अपघटन, तो ध्यान रखिएगा ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसी प्रकार मेथिल एसीटेट का जल अपघटन, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ओके, उपर्युक्त दोनों क्रियाओं की कोटि 1 है क्योंकि प्रत्येक अणु में H2O की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार आपको रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समझ में आ गई होगी। और इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है आभासी एक अणुक अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी साथ में समझ लीजिए। आभासी एक अणुक अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आभासी एक अणुक अभिक्रियाएं क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, आभासी या छद्म, आभासी या छद्म एक अणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभी जो ये ऊपर एग्जाम्पल दिए थे, देखिए जैसे सुक्रोस है, सुक्रोस का जब जल अपघटन कराते हैं तो एक अणु ग्लूकोज बनता है, एक अणु फ्रक्टोज बनता है। तो इस अभिक्रिया में देखिए जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल सुक्रोज की सांद्रता परिवर्तित होती है।
तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है, और आणविकता क्या है, 2 है। तो क्या वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाती। तो देखिए कोटि 1 है और आणविकता 2 है, 1 नहीं है, आणविकता 1 ना होना चाहिए। कोटि क्या है, जिनकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है और आणविकता 2 है। तो ये क्या है, एक तरह की आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। ओके, अब इसी प्रकार मेथिल एसीटेट का जब जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल और मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इसमें भी देखिए जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल मेथिल एसीटेट का सांद्रण परिवर्तित होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप। इसलिए इस अभिक्रिया की भी कोटि क्या है, 1 है और आणविकता 2 है, इसलिए ये भी क्या है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। इन दोनों क्रियाओं की कोटि 1 है क्योंकि H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इन क्रियाओं की आणविकता क्या है, 2 है। ओके, तो अगर आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं आपसे पूछी जाती हैं, प्रश्न आता है कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ये उदाहरण याद रखिएगा। ओके, आइए अब समझते हैं अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और ये बहुत पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। इस प्रकार से आपको 2 कॉलम बनाना है, एक तरफ कोटि और एक तरफ आणविकता। ओके, या पहले आप आणविकता लिख दें फिर कोटि लिख दें। तो देखिए कोटि, अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक, भिन्नात्मक, शून्य या ऋणात्मक हो सकती है। जो अभिक्रिया की कोटि है वह पूर्णांक हो सकती है, यह भिन्नात्मक हो सकती है, शून्य भी हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। और आणविकता यह सदैव पूर्णांक होती है, यह सदैव क्या होती है, पूर्णांक होती है। अभिक्रिया की कोटि को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो अभिक्रिया की कोटि है उसको प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसको अनुमान से ही बता सकते हैं। ओके, इसको अनुमान से यानी देख करके ही बता सकते हैं कि अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन ये हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि अभिकारक के किस अणु की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। इसको प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। ओके, तो अभिक्रिया की कोटि को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है और इसको अनुमान से ही बता सकते हैं। अगला, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है। और आणविकता अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है। आणविकता अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। ओके, अगला है अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन होता है। और आणविकता अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है। ओके, इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।